This call is now being recorded. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। पिछली क्लास में हमने वृत्त से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, वृत्त या सर्कल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, जहां यदि आपको याद होगा तो हमने क्या क्या चीज सीखी। हमने सीखा कि जो वृत्त होता है उसका केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है और जीवा क्या होती है। तो जो बेसिकली वृत्त से संबंधित बहुत छोटी छोटी चीजें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, उनके बारे में हमने उनको पहचानना सीखा कि केंद्र को कैसे पहचानते हैं, त्रिज्या को कैसे पहचानते हैं, सेम व्यास और जीवा को। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि जो व्यास होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। हाँ रामदेवी बताइए। सर वो सानिया कह रही है कि जो रुखसाना के नाम है कि लिंक से उनका वो ज्वाइन नहीं हो रहा। कुमारेश सर एक बार चेक करोगे, रुखसाना के नाम से सानिया है, ठीक है। मैं बात करता हूँ एक बार, हाँ ठीक है, कुमारेश सर बात करने पर। सर वो बार बार कॉल कर रही है ना, इसलिए। ठीक है, कुमारेश सर कॉल करके बता रहे हैं अभी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने सीखा। अब क्या करते हैं, जैसा कि हम हर क्लास में करते आए हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है यदि उस वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। व्यास दे रखा है, त्रिज्या बतानी है, बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बिना पेन और कॉपी के भी ये सॉल्व हो सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। बहुत ही आसान सवाल है। हाँ जी, बहुत ही आसान सवाल है। कुंदन कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, नाम क्या है आपका? ठीक है, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे? अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही आसान है, बिल्कुल। मैंने वही इसीलिए तो बोला ना स्टार्टिंग में, आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट ही इसका आंसर कर सकते हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और सभी का आंसर अभी तक तो सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड्स और हैं आपके पास आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, 10 सेकंड्स बचे हैं, 10 सेकंड्स बचे हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओनली 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये तो हमने देखा ही था ना कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है या डबल होता है। ठीक है, ये होता है रिलेशन। अब हमें यहां से दे क्या रखा है, अब हमें यहां से व्यास दे रखा है, मतलब व्यास दे रखा है 10 बराबर 2 गुना त्रिज्या। अब यहां से त्रिज्या ही तो निकालनी है, तो त्रिज्या तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं यहां से। कैसे? त्रिज्या बराबर हो जाएगी 10/2, और जब इसको आप सब हल करोगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी, सभी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हाँ जी, D10 है तो R उसका आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी। आप में से काफी सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे पहले कमेंट में लिख के ये बताइए कि अभी तक पिछली क्लास में जो हमने सीखा सभी को याद है ना? केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है और जीवा क्या होती है, वो याद है। तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे क्योंकि वो सब कुछ काम आने वाला है। बहुत बढ़िया, सभी को याद है ना, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से। चलो फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो आपको अगला बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम पढ़ते हैं चाप के बारे में। वृत्त में एक चाप होती है जिसको हम इंग्लिश में आर्क कहते हैं। अब ये जो चाप है वो भी 2 तरह की होती है। एक तो दीर्घ चाप मतलब एक बड़ी चाप, और एक लघु, लघु का मतलब छोटी चाप। ठीक है, क्या होती है? एक तो माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। हाँ खुशबू बताइए।
सर एक बार कोड के बारे में दोबारा समझा दो। जीवा। ठीक है, जीवा के बारे में जल्दी से बता देता हूं। देखिए, कोई भी जो सर्कल होता है ना, वृत्त जो होता है, उस पर आप कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए, कहीं भी उस पर कोई से भी, मान लो एक बिंदु आप यहां लेते हो, दूसरा बिंदु यहां ले लो, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होगी या रेखा होगी, वो जीवा कहलाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने यहां ले लिया। आप इसकी बजाय ऐसा कर सकते हो, एक बिंदु यहां लोगे, एक यहां लोगे, तो ये भी इस वृत्त की एक जीवा कहलाएगी। सिंपल सा है कि वृत्त पर कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही जीवा कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर अब हम चाप के बारे में समझते हैं कि चाप आखिरकार होता क्या है, और उसमें दीर्घ और लघु यानी कि मेजर और माइनर आर्क होता क्या है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ये तो आपको पता होगा, हिंदी के शब्द है। लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले चाप। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चाप को समझना, क्योंकि जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब बाद में काम आएगा तो शायद काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। इसीलिए सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। वो आपको लगेगा कि सर इसका क्या मतलब है, तो दो बिंदुओं के वृत्त के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं, इसका क्या मतलब है, देखिए चित्र से समझते हैं। मान लो ये आपका एक क्या है, ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, ये आपका एक वृत्त है। तो इसमें आप जैसे आपने जीवा के लिए कोई भी दो बिंदु लिए थे ना, इसी तरह इसमें भी कोई दो बिंदु लीजिए कहीं भी। मान लो मैंने दो बिंदु लिए पी और क्यू। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मिला सकता हूं मैं। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि जो ये पूरा वृत्त है, जो ये सर्कल है, वो दो भागों में बट गया है। जो सर्कल है वो दो भागों में बट गया है। अच्छा, ये पी क्यू क्या है, बता सकते हो पी क्यू क्या है? यहाँ कमेंट में लिख के बता सकते हो पी क्यू क्या है? यहाँ जल्दी से नाम बताइए, पी क्यू क्या है सभी बच्चे? हाँ यही तो अभी सीखा था, बिल्कुल सही बात। किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? जीवा। अब होता यही है कि जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटती है। अब जो वो दो भाग, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक सीखा, जीवा दो भागों में बांटती है। चलिए अब हम यहां से देखते हैं कि चाप क्या होता है। अब यहां से देखेंगे कि वृत्त का दो दो भाग कौन कौन से, एक तो ये वाला भाग हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं नीले रंग से, एक तो ये वाला भाग हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा ये नीचे वाला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये नीचे वाला हो गया है। ठीक है, अब ये जो दोनों भाग हैं, एक ये ऊपर वाला, ये भी चाप कहलाता है, और जो नीचे वाला है ये भी क्या कहलाता है? ये भी चाप कहलाता है। ठीक है, तो आप वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लीजिए। अब वो दो बिंदु जो है वो दो भागों में बांटेंगे, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो ये जो ऊपर वाला भाग के मतलब मैं इस वाले एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, यहां ध्यान रखना है, मैं केवल वृत्त के ऊपर वाले उसकी बात कर रहा हूं, क्षेत्र की। तो वृत्त के ऊपर कौन सा, एक तो ऊपर तो ये हो गया नीले रंग से है जो, ठीक है, तो ये भी इसका चाप है। और एक जो नीले वाला, नीचे हरे वाला है, सॉरी नीचे ग्रीन कलर में है, वो भी क्या है? वो भी इसका एक चाप कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब पहले नंबर पे क्या है? पहले पे है नीला, ब्लू कलर, ब्लू कलर वाला है जो। दूसरे नंबर पे है हरे रंग वाला, ग्रीन कलर। इनमें से आप ये बताओगे, इनमें से कौन सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है नीले और हरे में से? वन और टू करके बता सकते हो। वन मतलब नीला, टू मतलब हरा। वन मतलब नीला, बड़ा बताना है आपको, बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? बड़ा कौन सा दिख रहा है? हाँ, कैसे भी ब्लू करके बता सकते हो, वन लिख के बता सकते हो, जो भी आपको आसान लगे वो आप बता सकते हो। स्मॉल नहीं बताना रामदेव जी, अभी अभी बड़ा पूछा है तो बड़े की बात करते हैं पहले। ठीक है, बिल्कुल सही बात। देखिए जैसे आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना, तो ये जो ऊपर वाला चाप है ये बड़ा वाला है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम दीर्घ चाप। दीर्घ चाप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। अब हरे वाला छोटा है, देखिए अब ये जब आपने बड़ा बताया है नीला, तो हरा अपने आप छोटा हो गया। हरे वाला छोटा है तो हम इसको बोलते हैं लघु, छोटा मतलब लघु, इसको बोलेंगे हम लघु चाप, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं जो हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले चाप के बारे में सीखा,
चाप क्या होता है? चाप बेसिकली बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो वृत्त का ही एक हिस्सा होता है। चाप क्या होता है? वृत्त का ही एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है सर्कल का। ठीक है, अब जहां देखोगे सर्कल का हो सकता है एक बड़ा पार्ट हो और एक छोटा पार्ट हो। अगर बड़ा पार्ट है तो हम उसको दीर्घ चाप बोलेंगे, बड़ा हिस्सा है तो दीर्घ चाप, छोटा हिस्सा है तो हम उसको लघु चाप बोलेंगे। जैसे कि यहां देख सकते हो, ये जो नीचे वाला है और एक ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला हमने देखा ये कैसा था? ये था यहां से दीर्घ चाप। ये कैसा था? ये था दीर्घ चाप। और ये छोटा वाला था, ये था लघु चाप। ठीक है, ये क्या है? ये है लघु चाप। दीर्घ को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं, आप में से अगर एक आध बच्चा इंग्लिश का भी है तो वो समझ जाए, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये होगा माइनर आर्क। ठीक है, तो ये किसी भी सर्कल में दो तरह के वो बनते हैं। अब आपको क्या लगेगा कि सर क्या मेजर और माइनर आर्क, क्या वो जो दीर्घ चाप है और जो लघु चाप है, क्या वो हमेशा ऐसे ही होगा? क्या ये बराबर हो सकते हैं? हाँ जी, बराबर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस केस में हम इनको दीर्घ और लघु नहीं बोलेंगे, बस केवल चाप बोलेंगे। ठीक है, अगर ये बिल्कुल बराबर हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों चाप बराबर हो जाए, उस केस में हम क्या, हम केवल इनको चाप बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अगर ऐसा है या फिर उसके लिए हम आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हम इसको मैथ्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो देखिए, दीर्घ चाप जो होता है, यहां ध्यान से देखना है आपको, जो दीर्घ चाप होता है ना, तो जनरली उस पर एक बिंदु भी अंकित होता है। जैसे ये ग्रीन वाला ये दीर्घ चाप है, तो इस पे यहां देख सकते हैं एक और पॉइंट यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो जनरली यही होता है। जब भी आपके एग्जाम में भी आएगा ना कि पूछेगा इसमें से दीर्घ चाप कौन सा है, तो जनरली उसमें एक आपको बिंदु या एक पॉइंट दिया हुआ होगा, जैसे कि यहां बिंदु आर है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं? ये वाला है ना, अब मैं पूरे को इरेज करके दिखा देता हूं। ये वाला है ना दीर्घ चाप, ये वाला यहां से पी से स्टार्ट हुआ है, आर से होता है वो क्यू तक जाएगा, मतलब पी आर क्यू। ठीक है, और इस पे एक इस तरह का वो बना देते हैं निशान, इसका मतलब होता है चाप या आर्क होता है इसका मतलब जो पी आर क्यू है वह एक आर्क है या चाप है। ठीक है, ये बस इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, लेकिन ये आपको याद रखना है। जैसे आप यहां देख सकते हो, ये क्या है? ये एक दीर्घ चाप को दिखा रहा है। कौन से दीर्घ चाप को? पी आर क्यू को, पी आर क्यू को। ठीक है, इसी तरह अब ये तो हो गया दीर्घ चाप का। फिर लघु चाप को कैसे करते हैं? देखिए, लघु चाप के जनरली जो, जैसे अब बीच में एक आर था ना, ऐसे लघु चाप में जनरली कोई बीच में पॉइंट होता नहीं है। डायरेक्ट आप पी क्यू लिख दो, डायरेक्ट आप पी क्यू लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लघु चाप या फिर माइनर आर्क। अब क्वेश्चन देखिए, अब जनरल सा क्वेश्चन आपके मन में क्या आ रहा होगा कि सर ये आर यहां आया ही क्यों? इसको हम नहीं लिखते तो क्या फर्क होता? तो देखिए, मान लो ये आर्क नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता? आप लघु चाप को कैसे लिखते? पी क्यू। लघु चाप को कैसे लिखते? आर नहीं आता तो पी क्यू, ये भी ऐसे ही आता। सॉरी, दीर्घ चाप को, इस वाले को, सॉरी, मेजर आर्क को कैसे लिखते? पी क्यू। और लघु चाप को कैसे लिखते? लघु चाप को भी ऐसे लिखते। तो हम यहां से इनमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं। यहां से हम क्या, इनमें दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से दीर्घ कौन सा यानी कि मेजर कौन सा है और लघु कौन सा यानी कि माइनर कौन सा है। इसलिए इसलिए रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, जब इसको दर्शाते हैं, तो जनरली क्या करते हैं कि जो दीर्घ चाप होता है उसके बीच में आपको एक बिंदु दिया गया होता है। अब जिससे क्या होगा? जिससे इनके दर्शाने का तरीका अलग हो जाता है। कैसे? कि यदि मैं दीर्घ चाप या फिर मेजर आर्क की बात करूं तो वो क्या होगा? पी आर क्यू, पी आर क्यू, और ऊपर ये वाला चाप या आर्क का निशान इस तरह का होता है। ठीक है, और यदि मैं लघु की बात करूं, छोटे वाले चाप की बात करूं, तो वो तो डायरेक्ट इन दोनों बिंदुओं का नाम से ही होता है, पी और क्यू। पी और क्यू आया समझ में कि यहाँ बीच में ये बिंदु क्यों होता है? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। ये समझ में आया कि ये बीच में जनरली बिंदु क्यों लेते हैं? ताकि उनके नाम में अंतर कर सके। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लघु और दीर्घ चाप को। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा वो ध्यान रखिएगा, मेजर आर्क और माइनर आर्क कहते हैं हम इनको। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है, अभी जैसे मैंने बताया था ना आपको, अभी क्या बताया था कि मान लो मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों बराबर हो जाए, मतलब दीर्घ चाप और लघु चाप तो क्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उस केस में हम क्या, इनको लघु और दीर्घ नहीं बोलते। जब दोनों बराबर ही हो गए तो उसमें ना तो कोई छोटा रहा ना कोई बड़ा रहा,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनको लघु और दीर्घ नहीं बोलते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, फिर हम इसको सेमी सर्कल या अर्धवृत्त हो जाएगा ना फिर तो। आप सोचो, अगर दोनों वो बराबर हो गए, अब बराबर कब होंगे, जब ऊपर का हिस्सा भी बराबर होगा और नीचे का हिस्सा भी बराबर होगा, मतलब इस ये दोनों, ये जो लाइन है वो दोनों को आधे हिस्से में बांटे, ठीक है, तो उस केस में ये भी अर्धवृत्त हो जाएगा और ये भी अर्धवृत्त हो जाएगा, ये भी सेमी सर्कल हो जाएगा ऊपर वाला भी, और नीचे वाला भी सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, मैं जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कुछ 2-3 लाइंस में। सबसे पहला हमने चाप के बारे में पढ़ा कि किन्हीं भी दो बिंदुओं का जो वो होता है, या किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो हिस्सा होता है वृत्त पर, वही उसकी चाप या आर्क कहलाता है, पहला ये। अब जो आर्क है, जो चाप है, वो जनरली दो तरह की होती है, दीर्घ चाप और लघु चाप। दीर्घ चाप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और लघु चाप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीख लिया। अब एक लास्ट में क्वेश्चन आया कि ऐसा भी हो सकता है ना कि दीर्घ चाप और लघु चाप बराबर हो जाए, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, तो उस केस में जो दोनों ही चाप है वो अर्धवृत्त कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि वो दोनों ही बराबर हैं, तो वो ऊपर का हिस्सा भी बराबर होगा, नीचे का हिस्सा भी बराबर होगा, इसलिए हम उसको अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, यहां तक सभी के समझ में आया, क्वेश्चन करें, जल्दी से बताइए कमेंट में, सभी क्वेश्चन करें, सभी के समझ में आया अर्थ ये चाप के बारे में? बहुत बढ़िया, चलिए अगर सभी के समझ में आया है तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पोल में देना है। एक तो कमेंट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एलएम दे रखा है आपको, एलएम क्या है, या दीर्घ चाप है या लघु चाप, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता इस पर। हाँ, और लग भी रहा है, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है, जितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, बस देखो और देखते आंसर आ जाएगा, देखो और देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी भी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, अभी भी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान सवाल है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, देखिए इससे सरल सवाल नहीं हो सकता, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, इसलिए लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं। जल्दी से, जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया सभी बच्चे आंसर करेंगे, जिन्होंने आंसर नहीं किया वो भी आंसर करेंगे, जल्दी से 10 सेकंड से, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। हाँ जी अमन, अब कर सकते हो, अमन के नाम से जो बच्चा है अब कर सकते हो आप, क्योंकि अभी पोल बंद हो गया है, तो अभी आप कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन कमेंट में ना जनरली वही बच्चे लिखा करो जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं देते हैं, वही लिख दिया करो कमेंट में, सभी बच्चे कमेंट में भले मत लिखो। ठीक है, अच्छा देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है ना, एल एम क्या है, तो एल एम तो यहाँ दिखाया भी गया है, तो ये तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है ना इस वृत्त का, तो छोटा चाप, छोटे को क्या बोलते हैं, लघु, तो लघु चाप या फिर माइनर आर्क, तो ऑप्शन बी। नहीं निखिल, ए कैसे हो सकता है, निखिल के नाम से जो भी बच्चा, ए कैसे हो सकता है ये बताओ ना, ए का तो मतलब तो दीर्घ है, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है तो बड़ा, ये तो इसका छोटा वाला हिस्सा है ना वृत्त का, वृत्त का छोटा वाला हिस्सा है। हाँ जी, निखिल राजपूत के नाम से जो बच्चा है, आया समझ में, निखिल राजपूत के नाम से जो बच्चा है वो बताएंगे, हाँ बाकी का तो सही था सबका, माइनर आर्क बिल्कुल सही बात है, लघु चाप होगा। निखिल राजपूत के नाम से जो बच्चा, आप बताओगे समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना, ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई चाप की बात, देखिए आपको दिखा भी होगा कि चाप क्या होता है, जनरली बहुत ही सिंपल भाषा में, जो चाप है वह वृत्त का ही एक हिस्सा होता है, वृत्त या सर्कल का ही एक पार्ट होता है, सिंपल, बस। अब वो माइनर हो मेजर हो वो आप देख के आसानी से बता सकते हो। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है फिर भी, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको कैसे बताना है वो देखो, दिए गए चित्र में दीर्घ चाप मेजर आर्क बतानी है आपको, पी आर एस, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये तो बहुत, ये भी इतना ही सिंपल है, वैसे क्लियरली दिख रहा है मुझे तो, अब पता नहीं आपको क्या कठिन लग रहा है या नहीं, बट ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है इसका आंसर भी। सभी बच्चे आंसर करेंगे,
बहुत बढ़िया। कुंदन कुमार जी, यहां नहीं लिखना था ना कमेंट में। कुंदन कुमार के नाम से जो भी बच्चा है कमेंट में आंसर नहीं लिखना था, क्योंकि अभी पोल चालू है। जैसे ही पोल बंद हो जाएगा तो आप कमेंट में आंसर लिख सकते हो। सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, पोल में ना काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई अनम्यूट करके बताएगा जो आंसर नहीं कर पा रहा हो। किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि पोल में आंसर करने में? काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं पोल में। अच्छा, अच्छे से समझ में आ गया है सभी को। ठीक है, तो 15 सेकंड रुकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, 15 सेकंड रुकते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। जिसने आंसर नहीं किया, 15 सेकंड से आपके पास 10 सेकंड बचे हैं। अभी अभी केवल 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, इसमें भी काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया था। देखिए, मैंने यही बताया था ना, इसमें दीर्घ चाप पूछी है, और मैंने क्या बताया कि जो दीर्घ चाप है उस पर जनरली एक बिंदु दिया जाता है, एक पॉइंट दिया जाता है। तो इसमें दीर्घ चाप क्लियरली दिख रहा है, ये वाली है दीर्घ चाप, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली है। तो ये क्या है, पी, आर और एस, तो ये तो इसमें ही दे रखा है। ये जो निशान है वो चाप का है, ठीक है, ये जो निशान है वो चाप का है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स नए हुए हैं, नए आए हैं, कोई बात नहीं, कमेंट में लिख के वाई लिखेंगे जो भी बच्चे नए आए हैं, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने बच्चे नए आए हैं। जिन बच्चों ने आज की क्लास, जिनकी पहली या दूसरी क्लास है, वो बच्चे कमेंट में वाई लिख दो बस, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे नए आए हैं। अगर कमेंट में लिख पा रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं हम, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं वो आप कमेंट में वाई लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप नए हो। नहीं, धर्मवीर सवाना के नाम से जो बच्चा है, आपकी आज पहली या दूसरी क्लास नहीं, आपको तो मैंने पहले भी देखा किसी क्लास में इसी नाम से। ठीक है, एनीवे, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नहीं, सभी बच्चे नए थोड़ी ना है। टीना दैया, आप नहीं, आप भी नए नहीं हो ना। जैसे कुंदन कुमार के नाम से जो बच्चे, हाँ, जो धर्मेंद्र सुहाना के नाम से ये पायल है, जिसने बार बार वो हैंड रेज करी थी उस दिन। क्या क्या, सॉरी दोबारा से बोलोगे, मैंने मुझे नहीं सुना, सॉरी दोबारा से बोलोगे। धर्मेंद्र के नाम से ये उस दिन बार बार हैंड रेज कर रही थी ना, तो ये पायल है, बोल रहे थे आप पहले। कुंदन कुमार के नाम से? अच्छा, ठीक है, इसके बारे में क्लास के एंड में बात करते हैं। मुझे सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी, हो सकता है। अच्छा, धर्मवीर के नाम से, ओ अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ ही गया है, क्योंकि सभी का आंसर एकदम सही था। तो यहां तक हमने चाप या आर्क के बारे में सीख लिया है, जो लघु चाप और दीर्घ चाप उनके बारे में भी। अब एक नया, हाँ जी, अब एक नया कॉन्सेप्ट। अच्छा, संदीप कश्यप के नाम से जो बच्चा, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, अब आए दीर्घ और लघु वृत्तखंड। देखिए, अभी तक हमने चाप की बात की, वहां भी दीर्घ और लघु चाप थी। अब बात आती है वृत्तखंड की। ठीक है, अब बात आती है वृत्तखंड की, यानी कि सेगमेंट क्या है, मेजर और माइनर सेगमेंट क्या है किसी भी सर्कल में। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। देखिए, जीवा क्या है, एक तो जीवा बना दीजिए आप, जीवा और प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। अब आपको लगेगा कि सर समझ में नहीं आया, डायग्राम से समझाइए। देखिए, डायग्राम से समझाना बहुत ही आसान है। मान लो ये एक वृत्त है, मान लो कि ये तो है ही एक वृत्त, ठीक है, इसमें हमने एक जीवा बना दी पी क्यू। अब बता सकते हो एक ये जो जीवा पी क्यू है, वो वृत्त को कितने भागों में बांट रही है, इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जो एक कॉर्ड पी क्यू है, कॉर्ड पी क्यू है, इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये जो जीवा है पी क्यू, इस वृत्त को कितने भागों में बांट रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, पहला भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, सिंपल। ठीक है, तो जीवा जो कोई भी जीवा होती है
वृत्त को जिन भागों में बांटती है, तो जो वो भाग है वही वृत्तखंड कहलाता है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। जो वो हिस्सा है या जो वो पार्ट है वही उसका सेगमेंट या वृत्तखंड कहलाता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया वृत्तखंड 1, ठीक है, ये हो गया वृत्तखंड नंबर 1, और ये हो गया वृत्तखंड नंबर 2। ये क्या हो गया, वृत्तखंड नंबर 2। ठीक है, अब क्या हम इसको नंबर के हिसाब से देते हैं? नहीं, हम यहां भी इसको लघु और दीर्घ यानी कि मेजर और माइनर आर्क के हिसाब से बताते हैं। आप बता सकते हो 1 कैसा है? लघु। अच्छा, पहला है लघु मतलब माइनर, दूसरा है इसका, अच्छा ऑप्शन ए बी करके देता हूं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है दीर्घ। कैसा वृत्तखंड दिख रहा है आपको? लघु मतलब माइनर और दीर्घ मतलब मेजर। क्वेश्चन ये मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि जो वृत्तखंड 1 है वो आपको कैसा लग रहा है, लघु या दीर्घ, मतलब मेजर या माइनर? ऑप्शन ए है लघु यानी कि माइनर, ऑप्शन बी है दीर्घ यानी कि मेजर। अच्छा, इसमें इतना मिला जुला आंसर आ रहा है क्या? इसमें इतना मिला जुला आंसर आ रहा है? अच्छा, अभी सही हो गया है, जैसे कुछ बच्चों का सही हुआ है, शिवानी का चेंज हो गया है, और पहले किसने किया है? हाँ जी, अब लगभग सभी बच्चों का सही है। खुशबू आपका भी। ये 1 वाला तो बड़ा है ना, ये तो माइनर, माइनर कैसे हो गई है? ये तो मेजर है ना। हाँ अभी आ गया ना, हाँ ठीक है, ये तो मेजर है ना 1 वाला तो, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड है, तो ये वाला अपने आप माइनर रह जाएगा। ठीक है, मैं सबको मिटा के अब वापस से इसके नाम से ही समझाता हूँ। ठीक है, वापस से इसके नाम से ही समझाता हूँ। हाँ रामदेवी बताइए, पहले आप बताइए आपका क्या डाउट है? सर इसके बस 2 ही टुकड़े कर सकते हैं या फिर और भी कर सकते हैं सर? नहीं, जीवा तो एक ही बनेगी ना, एक टाइम पे तो 2 ही बन सकते हैं। ठीक है, जीवा के हिसाब से होता है ना। अगर मान लो आप कोई दूसरी जीवा बना दो तो फिर इस जीवा के हिसाब से बताएंगे हम कि दीर्घ कौन सा है, लघु कौन सा है। सर ठीक है, मतलब बस एक ही बना सकते हैं हम? हाँ एक ही बना सकते हैं एक बार में, जब भी हम वृत्तखंड की बात करते हैं तो एक ही बनेगा। यस, हाँ जी, एक जीवा की बात होती है हमेशा। मान लो आप इस वाली जीवा की बात ना करो, आप मान लो इस वाली जीवा की बात कर लो, तो उस केस में भी एक हिस्सा ये हो जाएगा पूरा और दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। ठीक है, तो केवल, हाँ जी, केवल एक ही हिस्से की बात करते हैं। ठीक है, अब वापस से मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये तो मैंने आपको उदाहरण, अलग अलग उदाहरण देके समझाया। देखिए, ये इसकी एक जीवा है पी क्यू, कॉर्ड हो गया पी क्यू, तो इसको 2 भागों में बांट रही है, जहां ये मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट बोल रहा हूं मैं, हिस्सा बोल रहा हूं अभी, और ये माइनर मतलब ऊपर वाला बड़ा हिस्सा है, नीचे वाला छोटा है। अब जो ये हिस्से होते हैं उन्हीं को हम सेगमेंट या वृत्तखंड बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट या फिर वृत्तखंड। तो ये मेजर सेगमेंट मतलब ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, और ये माइनर सेगमेंट मतलब ये हो गया लघु वृत्तखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड। देखिए, या फिर इसका ना आप उल्टा ऐसे भी सोच सकते हो, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। ठीक है, इसको मैं इरेज करके ना आपको एक और चीज बनाता हूं। अगर मान लो यहां मैं एक बिंदु ले लूं आर, तो ये जो पी आर क्यू आर्क है, ये जो चाप होगी, ठीक है, ये जो बनाती है ये दीर्घ ही तो बनाएगी, क्योंकि ये दीर्घ चाप है, तो ये दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, इसी तरह यदि मैं नीचे वाली आर्क की बात करूं पी क्यू की, ये जो पी क्यू आर्क है ये क्या लघु आर्क है, ये लघु चाप है, तो ये लघु वृत्तखंड बनाएगी, लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब आपको पता है अंतर कहां समझना है। अब दीर्घ और लघु तो हमेशा बता दोगे, आपको यहां अंतर करना है कि चाप क्या होती है और वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, वृत्तखंड क्या होता है, जनरली वृत्त के अंदर का एक हिस्सा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। वृत्तखंड जो होता है वो वृत्त के अंदर का जो हिस्सा होता है वो होता है वृत्तखंड। और चाप या आर्क क्या होती है, जो वृत्त का ही एक हिस्सा होता है, वृत्त के ऊपर वाला। ठीक है, चाप क्या होती है, वृत्त के ऊपर, मतलब मान लो मैं यहां से और यहां तक का हिस्सा करूं तो ये चाप कहलाती है इतना सा। और वृत्तखंड, वृत्तखंड ये अंदर वाला हिस्सा है वो कहलाता है। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप हमेशा मेजर और माइनर यानी कि दीर्घ और लघु तो हमेशा पहचान लोगे। कंफ्यूजन कहां होता है कि चाप क्या है और वृत्तखंड क्या है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन होता है। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक है, चलिए, अब ये देखा हमने, ये वृत्तखंड होता है,
और वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं यहाँ भी, एक तो दीर्घ वृत्तखंड और दूसरा होता है लघु वृत्तखंड। एक तो दीर्घ वृत्तखंड और एक होता है लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब सेम इसमें भी वही होगा कॉन्सेप्ट। मान लो ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाए, मान लो इस वाली उसको काटे तो ये भी नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला भी बराबर, तो यहां भी क्या बनेगा, यहां भी वो अर्धवृत्त बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां है। इसका कोई सिंबल नहीं, इसका कोई सिंबल नहीं होता, इसका कोई ऐसा सिंबल नहीं होता, वो केवल आर्क का होता है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट ही लिखते हैं वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड पी क्यू और लघु वृत्तखंड पी क्यू, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इनका ना, हाँ, नाम इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा, वो आप नाम यहां से देख के पता करोगे। पहले क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने की कोशिश करो आप, हो सकता है कंफ्यूजन हो, पर मैं पहले आपसे क्यों सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको खुद से कंफ्यूजन नहीं आए होगा ना, तब तक आप समझ में नहीं आएगा। पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मैंने पहले से ही समझा दिया तो शायद आपके डाउट्स नहीं आएंगे। फिर इंपॉर्टेंट है कि आपके डाउट्स भी आते रहें, तभी आप जल्दी से समझ पाते हो और लंबे समय तक समझ पाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले आपको यह बताना है कि वृत्त की जीवा, इनमें से जो 4 ऑप्शन है वो जीवा कौन सी है और उस जीवा के द्वारा बनाया गया वृत्तखंड कौन सा है। वो दोनों चीज मैच करनी चाहिए एक ही ऑप्शन में। ठीक है, एक तो जीवा देखनी है कि जीवा कौन सी है और उस जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड कौन सा है, दोनों ही मैच करना चाहिए। इसमें काफी को कंफ्यूजन हो सकता है, होना भी चाहिए, वो मेन उद्देश्य इसका यही है कि आप, ताकि आपको समझ में आए ना कि कहाँ कंफ्यूजन होता है। अभी तक सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, तो वही आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, जितना अभी तक आपको समझ में आया ना उस हिसाब से आंसर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे पक्का, फिर आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसलिए सभी बच्चे पहले तो आंसर करेंगे। 4 ऑप्शंस पढ़ लीजिए, देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, 4 ऑप्शंस पढ़ लीजिए, जो भी ऑप्शन आपको ज्यादा सही लगता है वो ऑप्शन लगाइए अभी के हिसाब से। 4 ऑप्शंस पढ़िए, फिर जो ऑप्शन आपको ज्यादा सही लगता है वो ऑप्शन लगाइए। ठीक है, ठीक है, हाँ, अच्छी बात यह है कि आप आंसर दे रहे हो, कम से कम सही गलत की तो बाद में बात करेंगे, पहले आप आंसर दीजिए। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों ने सही भी आंसर किया है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं किया, सही सही भी आंसर है कुछ बच्चों का। संदीप कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप बार बार अनम्यूट करते क्यों? आपका कोई डाउट नहीं रहता तो अनम्यूट मत किया करो आप। सभी बच्चे आंसर करेंगे? अच्छा, भी काफी कम बच्चों ने आंसर किया, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए। दस सेकेंड्स रुकते हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। 10 सेकेंड्स रुकते हैं, ओनली 10 सेकेंड्स रुकते हैं। 5 सेकेंड्स और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए, अभी किसका सही है किसका नहीं है सही, वो उस पर हम डिस्कस नहीं करते। सभी बच्चे पहले इसको समझेंगे कि इसमें क्या समझाना चाहा है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कि व्रत की जीवा, पहले तो आपको व्रत की जीवा पहचाननी है और उस जीवा के द्वारा बनाया गया व्रतखंड पहचानना है, और इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम ऑप्शन एक एक करके देखते हैं कि ए भी क्या व्रत की कोई जीवा है। चलिए देखते हैं, क्या ए भी कोई व्रत की जीवा है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि व्रत पर स्थित ये 2 बिंदुओं को मिला रही है। बिल्कुल है, ए भी इस व्रत की जीवा है, तो जीवा तो सही हो गई कि हाँ जीवा तो है। अब इसके द्वारा बनाया गया वृत्तखंड कौन सा है? तो देखिए, एक तो इसके द्वारा बनाया गया ऊपर वाला वृत्तखंड है, इसका नाम क्या होगा? ए सी बी। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ए सी बी, यही होगा ना, ए सी बी, या ओ और आ जाएगा, क्योंकि ए सी बी और ओ भी आ रहा है ना इसमें नाम में, तो ये हो जाएगा ए सी बी ओ। आया समझ में? ए सी बी ओ, एक वृत्तखंड तो ये है इसके द्वारा बनाया गया। अब हम नीचे की साइड देख लेते हैं, अभी तो हमने ऊपर की साइड देखा ये,
अब हम इसके नीचे की साइड देखते हैं कि नीचे की साइड बनाया हुआ वृत्तखंड कौन सा है। देखिए नीचे की साइड बनाया हुआ वृत्तखंड ये है। अब इस वृत्तखंड पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना सारे लिख दो, कौन कौन से आ रहे हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, ए के बाद आया ओ के बाद आया बी के बाद आया एफ के बाद आया जी के बाद आया ई, और ई के बाद आया डी। आया समझ में? मैंने बस वो पॉइंट्स लिखे हैं जो इसमें इस रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए ये तो सही है ही नहीं ना, ए बी एफ ई, ये तो ए सी बी ओ है, तो ये तो सही है ही नहीं। हम बस दूसरा वृत्तखंड देख रहे थे। तो कैसे देखा कि ये मान लो ये वाला जीवा है और इसके हमने ये वाला देखा था। अब आपने इस तरह से जब चलते जा रहे हो तो कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं बस वो लिख दो, वही इसका नाम होगा, ए ओ बी। तो मैं एक एक करके लिख रहा हूं, ए ओ बी, इसके बाद एफ जी ई और डी। क्योंकि ए से तो स्टार्ट ही किया था, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा है दोनों ही इससे मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा फिर सर ये क्या है, ये जो दे रखा है ये क्या है। चलिए ये देख लेते हैं ये क्या होगा। ए से बी गए, ठीक है, चले जाते हैं, ठीक है। बी से एफ ये गया, और एफ से ई, ये तो ये वाला हिस्सा है, ये तो ये वाला हिस्सा है, इसमें नीचे वाला हिस्सा नहीं है। नीचे वाला हिस्सा कब काउंट होता है, जब इसमें जी भी आता बीच में, तो नीचे वाला हिस्सा भी काउंट हो जाता, ठीक है। इसलिए ये इसका वृत्तखंड नहीं होगा, इसलिए ये इसका वृत्तखंड नहीं होगा। अब पहले ये बताइए, ये समझ में आया ना ऑप्शन ए गलत क्यों है। पहले सभी बच्चे ये बताएंगे, सही का हम बाद में समझते हैं। पहले आप ये बताइए, ये समझ में आया ना सभी के कि ऑप्शन ए गलत क्यों है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं, ई एफ। क्या ई एफ इसकी कोई जीवा है? चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ई एफ तो इसकी एक जीवा है, बिल्कुल है, ठीक है। तो और क्या है इसमें जीवा के साथ साथ, ई एच एफ जी, क्या ये इसका एक वृत्तखंड है। ई से चले यहां गए, ई एच गए, एच पे आ गए, एफ पे गए और जी, बिल्कुल ये फिर पूरा ये बन गया, बिल्कुल ये पूरा हमारा क्या बन गया है, वृत्तखंड। अभी यह कहीं भी दीर्घ और लघु की बात नहीं की है, मेजर और माइनर की बात नहीं की, बस आपको वृत्तखंड बताना है, कोई सा भी हो। तो यह बन गया है ना एक वृत्तखंड। तो ये, तो यस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि जो ये जीवा है उसी के द्वारा बनाया गया ये वृत्तखंड है, उसी के द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है, ठीक है। तो चलो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम ऑप्शन सी पे आते हैं, ऑप्शन सी पे आते हैं, एडी। क्या एडी इसकी कोई जीवा? बिल्कुल जीवा तो देखो होगी एडी, ऐसा नहीं है कि जीवा नहीं होगी एडी। क्यों होगी? क्योंकि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवा होगी। बस यहाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ वो लाइन खींची हुई नहीं है, तो चलो हम बना लेते हैं उसको, ये उसकी जीवा हो गई। इसके बाद ए आई डी, क्या ये इसका एक वृत्तखंड होगा? ए से लेके आई गए और डी आ गए, नहीं, इसने तो वृत्त को दो हिस्सों में बांटा ही नहीं ना, जीवा होनी चाहिए ना, तभी तो वो दो हिस्सों में बांटेगी, जीवा होनी चाहिए थी तभी दो हिस्सों में बांटेगी। तो ए आई डी इसका क्या नहीं है, इसका ये वृत्तखंड नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अब चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ऑप्शन डी पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी पे आते हैं, ऑप्शन डी पे, अच्छा कुंदन कुमार जी आप म्यूट करोगे, कुंदन कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आप म्यूट करोगे अपने आप को, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या है अगला, वृत्तखंड बीसी, सॉरी जीवा क्या है, बीसी। अब बीसी कहाँ, ये रही, तो बीसी तो हो गई ये वाली जीवा, चलो अच्छा ये टेढ़ी बन गई है थोड़ी सी, ये हो गई बीसी, ये जीवा हो गई है किसकी। और ये क्या है, बी आई सी। यहां भी सेम प्रॉब्लम है कि ये जो वो है वो इसको दो हिस्सों में बांट ही नहीं रही, इस पूरे वृत्त को, ठीक है। तो ये भी कोई वृत्तखंड नहीं बना रही है बी आई सी, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा सही ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ सभी का यस है ना, सब बताइए, सभी को समझ में आया। अभी देखिए इसका फायदा क्या हुआ, मैं चाहता तो ये क्वेश्चन आपको पहले ही एक्सप्लेन कर सकता था, पहले ही समझा सकता था, और वहां से फिर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता, वहां से आपको ये पता नहीं चलता कि इसमें डाउट्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं। अभी जब ये पहले आपने खुद से ट्राई किया, हाँ अभी जब ये आपने खुद से ट्राई किया, समझ पहले खुद से सॉल्व करने का, फिर समझा,
तो वो और अच्छी तरह से समझ में आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया तो बहुत बढ़िया। अच्छा, शायद मेरी अभी स्क्रीन देखनी बंद हो जाएगी, आपको कुछ सेकंड्स वेट करना। अभी तो दिख रही है पर ये हैंग हो गया। हाँ, अभी दिखनी बंद हो गई होगी, बस कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा आपको, अभी दिख जाएगी। बस कुछ सेकंड्स। हाँ, यस, अभी सभी को स्क्रीन भी दिखाई देने लग गई होगी। ठीक है, सभी को स्क्रीन भी दिखाई देने लग गई होगी, तो हमने यही समझा कि इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, ये हमने अभी समझा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे तुक्का मत मारना, कोई भी ऐसी तुक्का मत मारना, गैस मत लगाना। ठीक है, पहले सोच लो कि ये क्या कह रहा है, डायग्राम बना के देख लो, तब बताना। क्वेश्चन ये है कि जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में विभाजित करता है क्या? डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। ये है इक्वल सेगमेंट्स, या फिर कैसे कह सकते हो आप, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है, कमेंट में नहीं देना। अगर आपको कमेंट में आंसर देना है तो ऐसा नहीं है, पोल सेक्शन में ही आंसर देना है। बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आप आराम से बना लो, डायग्राम बना लो, उसमें पहले वृत्त का व्यास बनाओ। पहले तो वृत्त बनाओ, फिर वृत्त का व्यास बनाओ, फिर देखो कि क्या वह दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर हाँ तो सही है, अगर नहीं तो असत्य है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। हाँ, इजी है ना। हाँ, क्वेश्चन आसान है, बस आपको बस डायग्राम बन गया आपका, तो ये आसान है, काफी आसान है। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड से 5 सेकंड्स और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए वो देख भी लेते हैं, वो देख भी लेते हैं जल्दी से। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ, क्योंकि मैं वृत्त की बात करनी है ना, तो एक वृत्त बना दे रहा हूँ। मैं बहुत ही सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो सकता है वो सीधा ना बने। लगभग बन गया है, वो बिल्कुल सीधा तो नहीं बना है। ठीक है, अगर आप वृत्त बनाओगे तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं ना। मान लो ये इसका केंद्र है और ये इसका व्यास हो गया। ठीक है, तो कोई भी, ये तो हमें वैसे भी पता है, जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। यही हमने अभी सीखा भी था थोड़ी देर पहले। जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ये वाला जो सेगमेंट है, या ये वाला जो वृत्तखंड है, उतना ही बड़ा ये वाला वृत्तखंड हो जाएगा। मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों वृत्तखंड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे या बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी आपको याद रखना है। तो कोई भी जो व्यास होता है, डायमीटर होता है ना सर्कल का, वो हमेशा इसको हमेशा दो इक्वल भागों में बांटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ जी, बिल्कुल, बिकॉज डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू सेम पार्ट्स, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, चलिए, अभी तक हमने देखो क्या 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 सीखा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? चाप, चाप के बारे में सीखा, मतलब आर्क के बारे में सीखा। और इसके बाद हमने वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब, अच्छा वहां भी यही था क्या? एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ, नहीं, वृत्तखंड मतलब सेगमेंट। ठीक है, तो इन दो चीजों के बारे में सीख लिया है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है त्रिज्यखंड का। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं, इंग्लिश में हम सेक्टर कहते हैं, या उसको हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए, तीनों के बारे में दो प्रकार के होते हैं, तीनों ही, चाहे हम चाप की बात करें, चाहे वृत्तखंड की, चाहे त्रिज्यखंड की, तीनों ही एक तो दीर्घ होते हैं और एक लघु होते हैं। मतलब एक मेजर होते हैं और एक माइनर होते हैं। तो मेजर और माइनर ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है कि चाप के
कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। देखिए चलिए त्रिज्यखंड की बात करते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको तो ऐसे समझ के देखिए, कोई भी एक आर्क है तो आर्क के दो एंड्स होंगे ना, दो हिस्से होंगे, दो सिरे होंगे ना आर्क के। अगर आप उन दोनों हिस्सों को सेंटर से मिला दो, ठीक है, अगर आप उन दोनों हिस्सों को सेंटर से मिला दो तो जो वो एरिया बच मिलेगा बीच वाला, जो वो बीच वाला एरिया मिलेगा वही त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। मान लो ये वाला ये वाला एक आर्क है, कौन सा वाला, आप कोई से भी उसकी बात कर लो। मान लो मैंने लिया ये एक नीचे वाला एक आर्क है, ठीक है, नीचे वाला एक आर्क हो गया। अब इस आर्क के दो एंड्स हो गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, दो एंड हो गए। अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों एंड्स को इसके सेंटर से या इसके केंद्र से मिला देता हूं, एक ये मिला दिया, दूसरा एंड ये मिला दिया। ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान से समझना है। तो अब फिर से ये सर्कल दो भागों में बट गया है। फिर से क्या हुआ है, सर्कल या वृत्त है वो दो भागों में बट गया। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसकी बजाय मैं नंबर दे देता हूं, एक तो पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो ये जो दोनों पार्ट हैं वो कहलाते हैं त्रिज्यखंड या फिर सेक्टर। समझ में आया। अभी हमने वृत्तखंड पढ़ा था, वहां जीवा जीवा मिला रही थी, वहां जीवा डिवाइड कर रही थी, या जीवा दो हिस्सों में बांट रही थी। यहाँ जीवा नहीं है, यहाँ क्या है, जो चाप है उस चाप के दोनों अंत बिंदुओं को या दोनों हिस्सों को हमने सेंटर से मिलाया, और इस तरह से जो वृत्त है वो फिर से दो भागों में बट गया, एक और दो। तो इनको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब चूंकि ये बड़ा वाला हिस्सा है इसलिए हम इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, इसलिए हम इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। हाँ जी, रिपीट कर देता हूं, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। पहले मैं पूरा कर देता हूं फिर मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, इसी तरह से जो नीचा है, ये नीचे है, ये छोटा वाला हिस्सा है, इसलिए हम इसको लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। और इंग्लिश में हम इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। ये अभी एक बच्चे ने बोला है कि दोबारा से बता दीजिए, चलिए दोबारा से बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, कोई भी एक आर्क ले लीजिए, आर्क मतलब कोई भी एक चाप ले लीजिए। अभी जैसे वृत्त है तो इसकी मैं ये नीचे वाली चाप ले रहा हूं, आप ऊपर वाली भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ये नीचे वाली चाप ली मैंने, ठीक है, चाप या आर्क ये हो गई। अब इसके दो हिस्से कौन से, एक हिस्सा तो ये हो गया इस चाप का और एक हिस्सा ये हो गया। इन दोनों हिस्सों को इस वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए, इन दोनों हिस्सों को वृत्त के केंद्र से, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो इस तरह आप देख रहे हो क्या हुआ है, ये वृत्त पूरा दो हिस्सों में बट गया है, दो हिस्सों में बट गया है। और ये दोनों हिस्से जो हैं वो त्रिज्यखंड कहलाते हैं, वो त्रिज्यखंड। अच्छा, कैसे आपको याद रखना है कि इनको त्रिज्यखंड बोलना बोलना है, देखिए त्रिज्या ही तो है, एक तो ये वाली, ये भी तो त्रिज्या है इसकी, और ये वाली ये भी त्रिज्या है। तो जो ये त्रिज्या है ये इसको, ये जो दो त्रिज्याएं हैं वो क्या कर रही है, सर्कल को दो भागों में बांट रही हैं, इसलिए हम इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जो ये त्रिज्याएं हैं, एक तो ये वाली त्रिज्या और एक ये वाली त्रिज्या, ये इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है, इसलिए हम इनको त्रिज्यखंड कहते हैं। अब ये बड़ा वाला है तो हम इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो छोटा वाला है तो हम उसको लघु त्रिज्यखंड या फिर माइनर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया, माइनर और मेजर सेक्टर, लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड। जैसे यहां देख सकते हो तो ये वाला है वो वाला भी त्रिज्यखंड कहलाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। तो ये वाला दीर्घ है और ये नीचे वाला लघु है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये मैं लिख देता हूं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, 6:23 हो चुके हैं, ये आपके समझ में आ गया। तो जल्दी से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, फिर बाकी का हम कल वो कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आसान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये किसी को कठिन नहीं लगना चाहिए, अगर आपको त्रिज्यखंड समझ में आया है तो। देखिए त्रिज्यखंड के त्रिज्याएं बनाती है ना, रेडियस ही तो बनाती है, इसलिए पहले आपको ये बताना है कि वो कौन सी दो रेडियस है जो त्रिज्यखंड बना रही है, और दूसरा उस त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा। ठीक है, उस त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके थ्रू एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
हाँ, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्या, इसमें अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं किया है। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपको वृत्त की 2 त्रिज्याएं बतानी है और उन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया जो त्रिज्य खंड है वो बताना है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पता नहीं, मुझे तो इसमें एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, आपको हो सकता है ज्यादा भी लग रहे हो। अच्छा हाँ, अभी सही लगने लगे हैं ना, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, 15 सेकंड्स और रुकते हैं, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, एक या दो बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, 15 सेकंड्स और वेट करते हैं। 15 सेकंड्स हैं आपके पास, आपको आंसर करना है, 15 सेकंड्स है, अभी 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और बचे हैं, आपको आंसर करना है। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा इसमें तो हमें पहले क्या पहचानना था, पहले तो वृत्त की त्रिज्याएं पहचाननी थी और उन त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड, मतलब रेडियस पहचाननी थी कि रेडियस कौन सी है और उस रेडियस से बनाया गया सेक्टर कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए है कि ये एओ और डी त्रिज्याएं हैं, तो पहली और दूसरी त्रिज्या है और तीसरा इसका त्रिज्य खंड है। ठीक है, तो एओ देखते हैं, एओ क्या इसकी त्रिज्या है, बिल्कुल एओ इसकी त्रिज्या है। ठीक है, दूसरा डीई, डी क्या, अच्छा डी तो ऐसे कैंसिल हो गए, डी तो इसकी त्रिज्या है ही नहीं, ये तो इसकी जीवा है ना, ये तो इसकी जीवा है या कॉर्ड है। ठीक है, जीवा है या कॉर्ड है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या है, डीई, वापस से डीई आ गया, डी तो जीवा थी ना इसकी, कॉर्ड थी, तो ये तो इसकी त्रिज्या है ही नहीं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भी ऐसे ही गलत हो गया। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो सारे ऑप्शन शायद आपको चेक करने की जरूरत ना पड़े पूरे पूरे। ऑप्शन सी देखते हैं, ओ ए या ए ओ, कुछ भी कह लो उसको, ओ ए क्या है, ओ ए ये हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है, ओ बी, अच्छा ओ बी ये हो गया, ठीक है। अब इनके द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड क्या है, ए से स्टार्ट करना, ए ओ बी, ए से स्टार्ट करना, चलिए ए ओ बी ये हो गया, सी ए, बी से सी जाओ और सी से ए आओ। ठीक है, क्या ये इसका त्रिज्य खंड हो गया, बिल्कुल हो गया ये इसका त्रिज्य खंड, ये पहला एक त्रिज्य खंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहां इस त्रिज्य खंड का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि दो त्रिज्याएं हैं और उन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड है। ठीक है, दो तो त्रिज्याएं हैं और दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी डी भी देख लेते हैं, ए सी, ए सी कहाँ है, ए और सी, अच्छा ए सी तो इसकी त्रिज्या है ही नहीं ना, ए से अगर मैं सी को मिलाऊं तो ये तो कोई त्रिज्या है ही नहीं। हाँ जी, अच्छा हाँ, इस पे आता हूँ, टीना जो आपने डाउट पूछा है ना, वही मैंने बोला था कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा। जब भी आप त्रिज्य खंड का नाम लिखते हैं ना जनरली, तो जो जहां से स्टार्ट होता है ना, जो मतलब जो पहला वो होता है अक्षर, वो वापस से एंड वहीं पे होना चाहिए, तो वो रिपीट होगा ही, ये रूल है। कि जब भी, ये केवल त्रिज्य खंड के लिए, लेकिन जब भी आप किसी भी त्रिज्य खंड का नाम लिखोगे, मान लो मैं पीछे वाले उस पर आता हूं, ठीक है, मान लो ये हो गया ए, यहां मान लो बी पॉइंट है, यहाँ सी है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये ओ हो गया, अच्छा ये ई है, ये ज्यादा नीचे लग गया है। अगर मान लो मैं इस वाले त्रिज्य खंड का नाम लिखूंगा तो ये हमेशा इसी तरह से लिखा जाएगा, कैसे, ए से स्टार्ट करूंगा, ए ओ डी ई ए, वापस से कैसे लिखूंगा, ए से स्टार्ट किया, ओ डी ई और ए। ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये मैंने हाँ बताया नहीं था, ये अब बता रहा हूं कि जब भी ये केवल त्रिज्य खंड के लिए एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना है, केवल सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, सेक्टर के नाम के लिए, केवल त्रिज्य खंड के लिए, मतलब जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा, तभी वो त्रिज्य खंड होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर ऊपर वाले का नाम लिख के बता सकते हो क्या, ऊपर वाले का लिख के बताना जल्दी से, ये तो मैंने इसका बताया है, जल्दी से सभी बच्चे ऊपर वाले का लिख के बताएंगे, ऊपर वाले का, ऊपर वाले त्रिज्य खंड का नाम, इस वाले सेक्टर का नाम लिख के बताएंगे सभी बच्चे। ये नीचे वाले का तो मैंने लिख दिया है, अब ऊपर वाले का आप बताओगे, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, ऊपर वाले त्रिज्य खंड का नाम बताइए जल्दी से।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जिन बच्चों ने आंसर किया है ना, किस किस ने किया? सूरज, टीना, रमेश, शिवानी, सूरज, अच्छा सूरज ने दोबारा किया, प्रियंका, इन्होंने आंसर किया। इसमें से देखो सूरज, सबसे पहले सूरज ने किया, मैं आपको बता दूं कि आपने ना पूरा नाम लिखा ही नहीं है, आपने उसको बीच में ले जाके छोड़ दिया है। आपने क्या लिखा है, मैं सबका बता देता हूँ कि सबने क्या क्या लिखा है। देखिए, आपने लिखा है ए से स्टार्ट किया, ठीक है, आपने ए से स्टार्ट किया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, केवल इतना किया है, जबकि ये वाले पार्ट तो रह ही गए ना, ये भी आपको इंक्लूड करने हैं। ठीक है, इसके बाद टीना ने बोला, टीना आपका आंसर एकदम सही है, ए बी सी डी ओ ए, आपका आंसर एकदम सही है। रमेश दैया ने लिखा है ए ओ डी सी बी और ए, आपने बी ए पे एंड नहीं किया। रमेश दैया के नाम से जो बच्चा, आपके लास्ट में भी ए आएगा, ठीक है। हाँ जी, अभी दूसरी बार में आपने, हाँ जी दूसरी बार में एकदम सही किया, बिल्कुल सही बात है। शिवानी, आपने ना एक वर्ड बी मिस कर दिया है, सही ये भी है, पर आपको ऐसे मिस नहीं करना। आप चेक कीजिए, शिवानी के नाम से जो बच्चा है, आपने बी तो कहीं लिखा ही नहीं है, बी भी तो आएगा ना इसमें, हाँ आपने बी मिस कर दिया है। उसके बाद प्रियंका, आपने लिखा ए बी सी डी ओ, ओ के बाद ए भी आएगा। फिर मैंने वही बोला ना कि जो पहला अक्षर होता है वही लास्ट होना चाहिए, तो आपने लास्ट में वो ऐड और नहीं किया है, ठीक है। प्रियंका गौतम के नाम से जो बच्चा है, अच्छा रमेश दाइया हो गया, हाँ जी, ठीक है। दूसरे में लिखा है शिवानी ने, बिल्कुल। अभी आगे सभी के समझ में, हाँ बस आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अभी आगे ना सभी के समझ में कि नाम कैसे लिखना है, ये केवल त्रिज्य खंड पे एप्लीकेबल है, केवल सेक्टर पे एप्लीकेबल होगा। आ गया? चलिए फिर अगले 1 या 2 मिनट में होमवर्क की ओर बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में भी आपको होमवर्क नहीं दिया था, पिछली क्लास में भी आपको होमवर्क नहीं दिया था, तो इस क्लास में होमवर्क की ओर बात कर लेते हैं। चलिए, अच्छा ये इस वीक की आपकी लास्ट क्लास है ना? हाँ, तो ऐसे करते हैं, होमवर्क में थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं, ये लास्ट क्लास है, इस वीक की लास्ट क्लास है, इस सप्ताह की बोला है मैंने, ऐसे लास्ट क्लास नहीं, अगले सप्ताह होगी क्लास, इस वीक की है। देखिए पेज नंबर 89 पे, हम वृत्त का केंद्र है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको ये करनी है प्रश्नावली 2.1, जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब इसके बाद चलिए अगले उस पर चलते हैं, अगला है प्रश्नावली 3.1, ठीक है। अगला है प्रश्नावली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4, ये सभी बताने हैं। 5 तक गिन रहा हूं फिर से, 5 4 3 2 1, ये हो गया, प्रश्नावली 3.1 हो गई। प्रश्नावली 3.2 भी है, ठीक है, बस 3.2 के 2 ही क्वेश्चंस कर लेना, 1 और 2, पहला और दूसरा 2 ही कर लेना। फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब इसके बाद आज हमने क्या क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, चाप से स्टार्ट किया हमने, तो चाप से देख लेते हैं, ये रहा, यहां से स्टार्ट किया है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्नावली 6.1, आज आपको होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, आप ज्यादा क्वेश्चंस करना, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, प्रश्नावली 6.1 के ये 4 क्वेश्चन, 1 2 3 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी करना है, 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब हमने त्रिज्य खंड पढ़ा, तो चलिए त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के बारे में भी देख लेते हैं। ये लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 5 4 3 2 1, ये हो गया। इसके बाद बस ये और है, और नहीं है कुछ, सी और डी ऑप्शंस। और आपको, अच्छा सी और डी ऊपर वाले की हैं, तो आपको लगेगा कि इसमें पूछा क्या है, तो ऊपर वाले में जो पूछा है ना, यही पूछा है इसमें भी, दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड बताने हैं आपको इसमें, नीचे वाले में भी दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड बताने हैं आपको, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट और लेना है, 5 4 3 2 1, बस इतना ही था आपका होमवर्क, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय 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 एवरीवन। हाँ खुशबू बताइए।